मैं पुष्पेंद्र तिवारी एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल वेद क्लासेस पर वेगनाइज पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि आज हमारा टॉपिक है, आप सभी लोग देख रहे होंगे, स्टोन एज, पाषाण काल। आज के टॉपिक को पढ़ाने से पहले मैं इससे पहले जो हमारी प्रीवियस क्लास आई थी, वो हमारी प्रीवियस क्लास कालचक्र टाइम लाइन पर निर्धारित थी। और उस टॉपिक पर मैंने आपको ये बहुत अच्छे से डिफाइन किया था कि उसमें मैंने ईसवी, ईसा पूर्व और शक संवत, विक्रम संवत, उस पर जो है बहुत अच्छे से मैंने उसको पढ़ाया था। तो उसको मैं पढ़ाने का एक जो मेरा प्रमुख कारण था, जो मेरा प्रमुख उद्देश्य था, वो इसलिए था क्योंकि देखिए, इतिहास विषय एक ऐसा विषय है, इतिहास विषय को जानने के लिए हमें सबसे पहले जो है कालचक्र टाइमलाइन के बारे में जानना बहुत आवश्यक है। क्योंकि बिना टाइमलाइन, कालचक्र को जाने बिना हम इतिहास का वर्गीकरण नहीं कर सकते हैं। तो मैंने इससे पहले जो हमारी पूर्व क्लास थी, उसमें मैंने आपको एडी, बीसी और शक संवत, विक्रम संवत के बारे में बताया था। तो 2 से 3 मिनट में मैं थोड़ा सा उसको रिवाइज कराऊंगा, फिर इसके बाद इस टॉपिक पे मैं आऊँगा। देखिए, मैंने उसमें आपको बताया था कि जो एडी का जो समय होता था, जिसको हम वर्तमान में ईस्वी के रूप में पुकारते हैं, तो वो ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो समय था, वो हमारा एडी कहलाता था। और ईसा मसीह के जन्म के जो पहले का समय था बच्चों, वो हमारा क्या कहलाता था? बीसी कहलाता था, या ईसा पूर्व कहलाता था। और उसी ईसा पूर्व की जो श्रृंखला में, ठीक, उसी ईसा पूर्व की श्रृंखला में जो हमारा क्या है, पाषाण काल भी आता है। तो क्योंकि मैंने उसमें आपको बताया भी था कि पाषाण काल की शुरुआत कहाँ से हुई थी। यद्यपि पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि हमारा जो पाषाण काल था, वो पाषाण काल लमसम आप कह लीजिए तो 5 लाख ईसा पूर्व, कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि वो 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर के हमारा 3 से 4,000 ईसा पूर्व तक चला। यद्यपि मैंने पिछली वाली क्लास में बताया था, तो आपको पिछली वाली क्लास में एडीबीसी में अच्छे से डाउट क्लियर हो गया होगा। तो हम सीधे आज के टॉपिक पे आ जाते हैं बच्चों। आज का टॉपिक हमारा है पाषाण काल, स्टोन एज। आज पूरा हमारा जो इसी पर डिस्कशन रहेगा, और इस पर मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आपके सारे डाउट्स जो है आगामी जो आपके एग्जाम्स हैं, उसमें इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है तो आराम से उसको क्लियर कर सकते हैं आप। तो देखते हैं। देखिए, बात करते हैं सबसे पहले हम इतिहास के विषय पे। तो हमारा जो इतिहास का विषय है, इतिहास के विषय को अगर देखा जाए बच्चों, तो पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर, पुरातात्विक साक्ष्य का मतलब क्या होता है? जो भी हमारे उत्खनन से जो चीज़ें हमें मिली हैं, उत्खनन मतलब होता है खुदाई से, खुदाई से जो भी चीज़ें हमें मिली हैं, वो चीज़ें आज से कितनी भी साल पुरानी हो, वो चाहे 100 साल पुरानी हो, चाहे 200 साल और चाहे 500 साल पुरानी हो, अगर वो उत्खनन से वो चीज़ें हमें प्राप्त हुई हैं, ठीक है, और उन चीज़ों के बारे में अगर हम कार्बन डेटिंग पद्धति के आधार पर उनका जो है कालचक्र निकालते हैं, समय निकालते हैं, तभी हम पता कर पाते हैं कि ये चीज़ हमारी किस काल की है। कार्बन डेटिंग पद्धति क्या होता है? कार्बन डेटिंग पद्धति के बारे में भी आपको आगे जानकारी मिलेगी, अगली जो हमारी क्लासेज जाएंगी। तो हमारा कहने का तात्पर्य यह है कि इतिहास विषय को पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर हम 3 टाइप्स में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला हमारा टाइप है प्रागैतिहासिक काल। अब बच्चों, प्रागैतिहासिक काल क्या होता है? आपके दिमाग में क्वेश्चन ऑलरेडी उठ रहा होगा। तो प्रागैतिहासिक काल एक ऐसा काल होता है जिसमें हमें पुरातात्विक साक्ष्य तो प्राप्त होते हैं, लेकिन कोई लिखित में हमें जानकारी नहीं मिलती है, अर्थात लिखित में कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं। देखो, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख भी रखा है कि पूरा जो प्रागैतिहासिक काल है, इसमें पुरातात्विक साक्ष्य तो प्राप्त हैं, लेकिन लिखित साक्ष्यों का अभाव है। यानी लिखित साक्ष्यों के बारे में हमें कहीं से कोई जानकारी नहीं मिलती है। तो हमारा ऐसा जो टाइम पीरियड है, वो एक प्रागैतिहासिक काल की श्रेणी में आता है। और उसी काल के अंतर्गत जो आज हमारा टॉपिक है, वो हमारा स्टोन एज यानी पाषाण काल है। पाषाण काल इसी के अंतर्गत आता है, इसलिए मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद हमारा अगला जो इसका पार्ट आता है, वो हमारा होता है आद्य ऐतिहासिक काल। अब आद्य ऐतिहासिक काल क्या होता है? आद्य ऐतिहासिक काल एक ऐसा काल होता है जिसमें हमें पुरातात्विक साक्ष्य भी प्राप्त हों, लिखित साक्ष्य भी प्राप्त हों, मतलब लिखित में भी प्रमाण मिले, लेकिन वो लिखित में जो हमें प्रमाण मिले, उन प्रमाणों को अगर हम सही से जो है उनको पढ़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो हमारे जो प्रमाण हैं वो अपठनीय हैं, जिन्हें हम पढ़ ना सकें, तो ऐसा काल जो हमारा होता है वो क्या होता है बच्चों? आद्य ऐतिहासिक काल होता है। यहाँ लिखा हुआ है कि पुरातात्विक एवं लिखित साक्ष्य दोनों प्राप्त हैं, परंतु लिखित साक्ष्य अपठनीय हैं। तो हमारा ऐसा जो टाइम पीरियड है, वो आद्य ऐतिहासिक काल की श्रेणी में आता है। अब भाई, आद्य ऐतिहासिक काल का अगर एग्जाम्पल ले लें, बहुत इसका जो ताज़ा एग्जाम्पल है, मैंने कल भी बताया था, पीछे वाली क्लास में भी बताया था कि हमारी जो हड़प्पा सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता थी, या सरस्वती नदी घाटी सभ्यता थी, वो इसका बहुत लेटेस्ट एग्जाम्पल है। क्योंकि
सिंधु घाटी सभ्यता में हमें बहुत सारे ऐसे जो हमें नगर प्राप्त हुए हैं, वो चाहे आप हड़प्पा की बात कर लीजिए, चाहे मोहनजोदड़ो की बात कर लीजिए, चाहे चौंदड़ो की बात कर लीजिए, धोलावीरा की बात कर लीजिए, अत्यंत नगरों के हमें प्रमाण मिले हैं अनेक अनेक स्थानों पर। लेकिन उसमें जो ऐसी लिपि का प्रयोग किया गया है जो लिपि आज तक नहीं पढ़ी जा सकी है, तो वो कौन सा टाइम पीरियड के अंतर्गत आता है? वो हमारा आता है आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत। फिर इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है, अगला जो हमारा इसका है पार्ट वो होता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल एक ऐसा काल है बच्चों जिसमें हमें साक्ष्य भी प्राप्त हो और उसके बाद लिखित में जानकारी भी मिले, और ऐसी जानकारी मिले जिसे हम बाकायदा पढ़ भी पाएं, वो हमारा ऐतिहासिक काल की श्रेणी में आता है। अब ऐतिहासिक काल में हमारे जो है वैदिक काल आ गया, उत्तर वैदिक काल आ गया, क्योंकि जितने अगर वेद, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ जितने भी लिखे गए हैं वो सारे हमारे ऐतिहासिक काल के अंतर्गत ही लिखे गए हैं। अब ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि इतिहास के अंतर्गत अगर पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर देखा जाए तो इन्हें तीनों टाइप में वर्गीकृत किया जा सकता है। ओके, आज देखिए ये मेरा समझाने का उद्देश्य यही था, क्योंकि मैं अगर चाहता तो पाषाण काल पे डायरेक्ट आ सकता था, लेकिन पाषाण काल किस काल के अंतर्गत आता है वो चीज़ मुझे आपको अच्छे से डिफाइन करनी थी। अच्छा, अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, वो हमारा टॉपिक है पाषाण काल। अच्छा भाई, अब बच्चों देखिए पाषाण काल के अंतर्गत सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारी जो पृथ्वी है, जिस पृथ्वी पर हम लोग आज वर्तमान में रह रहे हैं, उस पृथ्वी पर जब जीवन की उत्पत्ति हुई, और जब समझ लीजिए मानव ने अपना यहाँ पे कदम रखा, तो उस समय हमारी पृथ्वी पर जो उसका टाइम पीरियड था जिस समय मानव आया, वो लमसम आज से 5 लाख ईसा पूर्व, या बहुत से विद्वान ऐसा कहते हैं कि वो लमसम कार्यकाल जो था वो 20 लाख ईसा पूर्व, क्योंकि कुछ किताबें ऐसी बोलती हैं, लेकिन जो ज़्यादातर स्रोत हैं वो 5 लाख ईसा पूर्व को ज़्यादा फॉलो करते हैं। तो उसका जो टाइम पीरियड था वो 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर के लमसम वो 4000 या 3000 ईसा पूर्व तक रहा। अब उस काल में जो मनुष्य था, वो मनुष्य पहले तो आपको पता होगा, आपने देखा भी होगा, वो किताबों में पढ़ा होगा कि हमारे पूर्वज वानर हुआ करते थे, बंदर हुआ करते थे। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आप विज्ञान पढ़ते होंगे कि चार्ल्स डार्विन ने जब जीवों की उत्पत्ति के संबंध में जो अपनी पुस्तक लिखी हुई है, और उसमें उन्होंने बाकायदा उल्लेख किया है कि कैसे हमारी पृथ्वी पर जो है जीवन का उद्भव हुआ, और किस प्रकार से पृथ्वी पर नए नए जीवों का जन्म हुआ, और कैसे सूक्ष्म जीव आए, उसके बाद वनस्पतियों का उदय हुआ, और वनस्पतियों के बाद में धीरे धीरे कैसे मनुष्य का विकास हुआ, और उसी विकास की श्रृंखला में प्राइमेट से लेकर के, और फिर उसके बाद प्राइमेट से फिर हम सबसे पहले अगर मानवों के क्रम की बात करते हैं, तो किस तरीके से मानव हमारी जो पृथ्वी पर आए और उन्होंने अपना यहाँ पे अधिवास किया, कैसे उन्होंने यहाँ पर अपने आप को सर्वाइव किया, उस सभी के बारे में यहाँ पे एक झलक है, मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो जो देखिए, जब हमारी पृथ्वी पर पहला मानव आया, पहले मानव जो था वो एक तरीके से उसकी जो आपने देखा होगा, जैसे आजकल के प्रेजेंट टाइम में जो हमारा चिंपैंजी होता है ऐसे झुक करके होता है, उसके पीछे की जो रीढ़ थी, ये वाली रीढ़, ये ऊपर जो था वो ऐसे निकला हुआ था, और आगे का जो जबड़ा था ये बाहर की ओर निकला था, और माथा ऐसे चिपटा था। तो वो जो हमारा मानव था वो ऑस्ट्रेलियोपिथेकस के रूप में कहलाया। अब यद्यपि इस समय मेरे पास में थोड़ा फैसिलिटीज़ का अभाव है, नहीं तो अगर हमारे पास में वो ड्रेस बोर्ड होता तो मैं इस पर अच्छे से आपको बाकायदा फिगर के साथ में एक्सप्लेन करता, लेकिन हो सकता है समय के साथ में वो भी पॉसिबल होगा आगे भविष्य में, लेकिन मैं आपको यहाँ से समझाना चाहता हूँ। तो बच्चों, जो ऑस्ट्रेलियोपिथेकस था, तो उसका जो मुंह था, जबड़ा था, आगे की ओर निकला हुआ था, और उसके माथा काफ़ी चौड़ा था, और वो झुक करके ऐसे अपने जो है चारों पैरों पे चलता था। तो वहीं से हमारे मानव की शुरुआत हुई, और पहला मानव जो था वो ऑस्ट्रेलियोपिथेकस था। ये खूब याद कर लीजिए, क्वेश्चन पूछा भी जाता है। और उस समय ये कैसा था, ये शाकाहारी था, ये शाकाहारी मानव था। फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, इसी श्रृंखला में आगे उनके विकास में और परिवर्तन हुआ। जब विकास में और परिवर्तन हुआ तो मानव का जो अगला रूप हमारा आया वो होमो हैबिलिस के रूप में आया। होमो हैबिलिस एक प्रकार से ऐसे जो मानव थे जिन्होंने सबसे पहले उपकरण बनाने, अब देखो उनको उपकरण बनाने की जरूरत क्यों पड़ेगी, क्या आवश्यकता पड़ी कि आखिर उनको जो है हथियार का यूज करना पड़ा। देखिए सीधी सी बात है, जब हम इस पृथ्वी पर रहते हैं, और इस पृथ्वी पर रहते किसी भी जगह पे अगर आप जब रहते हैं तो उस जगह पर हमेशा अगर कोई एक सिंगल प्रजाति रहती है, और अगर वहीं पे उस प्रजाति की को टक्कर देने वाली कोई दूसरी प्रजाति आ जाए तो दोनों समुदायों में आपस में क्या होता है, झगड़े की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और वहाँ पे
दोनों समुदाय में से जो समुदाय ज़्यादा ताकतवर होता है वो अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए सामने वाले इंसान को हमेशा जो है पराजित करने का प्रयास करता है। तो बच्चों उस समय क्या था, हमारी पृथ्वी पर जब मनुष्य का विकास हो रहा था तो क्या उसमें जानवर नहीं थे? बिल्कुल थे, जानवर जरूर अवश्य थे वहाँ पे, और जानवर छोटे नहीं थे, जानवर विशालकाय आकार में थे। तो उस समय क्या था, मनुष्य ने अपने स्थान को बरकरार रखने के लिए समझ लीजिए जानवरों से लोहा लेना प्रारंभ कर दिया। अब उसको जानवरों से भी भय था, क्योंकि जानवर तो विशालकाय थे, अब वो कितना भी मनुष्य बड़ा हो जानवरों से थोड़ी टक्कर ले सकता है। तो उसने क्या किया, जहाँ जो चीज़ उसको सामने से मिल गई वो फेंक करके जानवरों पे मारने लगा। अब जो चीज़ उसने उठाई वो क्या थी, वो था पत्थर, वही पाषाण था। अब यहीं से हमारा आता है, जब उसने उठा लिया पाषाण, अब वहीं से तो हमारे किसकी शुरुआत होती है, उसी काल की शुरुआत होती है, इसको बोलते हैं पाषाण काल। यहाँ से क्लियर हो गया होगा। इसीलिए पत्थरों का यूज जो है, उसका प्रमुख हथियार जो था हमारा क्या था, पत्थर या पाषाण था। समझ लीजिए उसी समय उसने जो है पत्थर या पाषाण का प्रयोग करते हुए अपने आप को जंगली जानवरों से सुरक्षित किया। तो होमो हैबिलिस नाम का जो हमारा मनुष्य रहा, उसने जो है सर्वप्रथम उपकरण बनाने, और हाँ जब उन्होंने पत्थरों का यूज करना शुरू कर दिया तो छोटे मोटे जो जानवर थे उनका वो लोग क्या करने लगे, शिकार भी करने लगे। अब जो सीधी सी बात है, जब कोई इंसान शिकार करेगा तो अब कोई भूखा पेट तो रह नहीं सकता है, तो उसको क्या करेगा, फिर वो खाएगा भी। यद्यपि उनको जो समय देखिए वो कच्चा खाएगा, क्योंकि आपकी जानकारी नहीं थी। आगे आते हैं होमो हैबिलिस के बाद में, फिर सबसे अगर देखा जाए हमारा इंटेलिजेंट जो मानव उस समय की जो कार्यशैली जो हमारा टाइम पीरियड था, उस समय होमो इरेक्टस था। होमो इरेक्टस जो मानव था, इसने सबसे पहले आग का आविष्कार किया। आग के आविष्कार करने वाला यही मानव होमो इरेक्टस था, और इसने बड़े जानवरों का शिकार करना प्रारंभ कर दिया। बड़े जानवरों में वो चाहे हाथी हो चाहे कोई भी जानवर हो। तो होमो इरेक्टस जो जानवर था, होमो इरेक्टस जो मानव था, इसने आग का आविष्कार और बड़े जानवरों का आविष्कार करना, बड़े जानवरों का शिकार करना प्रारंभ कर दिया। फिर और हाँ, यहाँ से एक और चीज़ मैं बता देता हूँ कि जो हमारे ऑस्ट्रेलियोपिथेकस और होमो हैबिलिस नाम के जो हमारे सबसे पहले जो मानव थे, इनका जो निवास था वो जहाँ तक दक्षिण पूर्वी अफ्रीका महाद्वीप के समथिंग था, वहाँ पे उस समय इनका निवास था। फिर धीरे धीरे जब ये होमो इरेक्टस से होमो निएंडरथल की ओर आए तो ये अफ्रीका को छोड़ करके धीरे धीरे हमारे एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप की तरफ आकर बसने लगे। तो होमो निएंडरथल, अब हम अगले देखते हैं। होमो निएंडरथल जो मानव था, ये अपने कार्यकाल का बहुत कुशल शिकारी था। समझ लीजिए इसने जो है शिकार के माध्यम से ही समझ लीजिए अपने आप को जो है भोजन पर आश्रित रखता था। आगे की बात करते हैं, तो आगे तो आप देख रहे होंगे होमो सैपियंस। आज जिस रूप में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो हमारा क्या है, मैं होमो सैपियंस के ही रूप में हूँ, मैं एक विकसित मानव के रूप में हूँ, क्योंकि होमो सैपियंस जो है वो विकसित मानव की प्रजाति में आते हैं। क्योंकि और एक चीज़ मैं बताता हूँ, होमो सैपियंस जो था, होमो सैपियंस मानव के बारे में जो है सबसे पहले एक अरुण सोनकिया करके हमारे पुरातत्ववेत्ता थे, उन्होंने जो है नर्मदा घाटी के हथनौरा से मानव कंकाल के साक्ष्य प्राप्त किए थे। तब उन्होंने जो है इस कंकाल को सबसे पहले होमो सैपियंस का नाम दिया। समझ लीजिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप चाहें तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं कि सबसे पहले मानव कंकाल के साक्ष्य हमको कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो मानव कंकाल के साक्ष्य नर्मदा घाटी के हथनौरा से मानव कंकाल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और सबसे जो है आग का आविष्कार किस मानव ने किया था, तो ये हमारा होमो इरेक्टस नाम के मानव ने आग का आविष्कार किया था। इतनी चीज क्लियर हो गई। ये तो रही हमारे मानवों की जो है विकास क्रम की श्रृंखला का क्रम कैसा था। अब भाई ये सारे मानव क्या थे, ये सारे मानव जो अपना विकास कर रहे थे तो कर तो ये स्टोन एज में ही रहे थे, स्टोन एज में तो ही चल रहे थे। अच्छा अब हम सीधे आते हैं पाषाण काल। सन 1970 में हमारे एक बहुत बड़े पुरातात्विकविद थे जिनका नाम था लार्टेट। लार्टेट ने पाषाण काल को 3 भागों में विभक्त किया है। आपने खूब पढ़ा होगा, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो 5 लाख BC यानी 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व। फिर मध्य पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 6,000 ईसा पूर्व। फिर उसके बाद नवपाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो 6,000 ईसा पूर्व से लेकर के 4,000 या 3,000 बोल दें 3,000 ईसा पूर्व तक का है। इतनी चीज आपको क्लियर हो गई, ये तीनों का टाइम पीरियड हो गया। अब हम बात करते हैं पूरा पाषाण काल।
यद्यपि मैं आपको मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल में पढ़ाऊंगा, लेकिन अगली क्लासेज में रहेंगे। पहले पूरा पाषाण काल के बारे में देखते हैं। पूरा पाषाण काल का जो टाइम पीरियड था वो 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक का था। और उस काल में जो हमारा मानव था, मानव मुख्यतः शिकार पर डिपेंड करता था, शिकार पे आश्रित था। और उस समय यदि मैंने आपको बताया था, क्योंकि भाई देखिए उसमें उसको जो भी चीज़ मिल जाती थी, वो चाहे कैसी भी हो, किसी भी प्रकार की हो, उसका कोई भी आकार ना हो, बेडौल हो, बेढंगी हो, किसी भी तरीके की हो, वो उसको अपने हथियार के रूप में यूज करता था, हथियार के रूप में प्रयोग करता था। तो उस समय के जो थे बेडौल और भद्दे औजारों का वो प्रयोग करता था। इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि हमारे पाषाण काल में कैसा, पाषाण काल में जो मानव थे उसका प्रमुख हथियार क्या था, उनके मानवों के क्या प्रकार थे, फिर उसके बाद में पाषाण काल के अंतर्गत उनकी कैसी जीवन शैली थी, वो किस प्रकार के औजार का प्रयोग करते थे। यद्यपि ये चीज़ें सारी मैंने आपको क्लियर कर दी। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि सर आप जो ये बता रहे हैं ये किन साक्ष्यों के आधार पर बता रहे हैं, कोई तो साक्ष्य होंगे, कहीं से तो कोई साक्ष्य प्राप्त हुए होंगे। तो बिल्कुल बच्चों प्राप्त हुए हैं। वो साक्ष्यों के बारे में देखिए यहाँ पे बाकायदा डिटेल में मैंने इसको मेंशन कर रखा है। अगर आप चाहें तो इसको हमारे साथ में या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं हमारे पूरे व्हाइट बोर्ड की। तो एक बार एक्सप्लेन करते हैं। देखिए जो हमारे पाषाण काल, पूरा पाषाण काल के जो हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो साक्ष्य आप बहुत अच्छे से देखेंगे यहाँ पर। सबसे पहले और एक चीज़ बता देता हूँ कि जो पूरा पाषाण काल के बारे में सबसे पहले अगर जो है सन 1863 में एक रॉबर्ट ब्रुस्कुट नाम के जो है पुरातत्ववेत्ता थे, उन्होंने हस्तकुठार, देखो लिखा हुआ है, हस्तकुठार का मतलब होता है हाथ से चलाई जाने वाली कुल्हाड़ी। उस कुल्हाड़ी को जो खोजा है वो पल्लवरम नामक स्थान पर खोजा है। ये दक्षिण भारत में स्थान है। और वहीं पे एक स्थान और मिलता है, उसका नाम है अतिरमपक्कम। क्या नाम है? अतिरमपक्कम नामक एक स्थान है, वहाँ से भी कुछ साक्ष्य प्राप्त हो गए हुए हैं। और इसके बाद पल्लवरम नामक स्थान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है हमारे वनडे एग्जाम्स लेकर के। हमारे लोक सेवा आयोग का कोई एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी लेवल का एग्जाम हो, चाहे एसएससी लेवल का एग्जाम हो, इनसे कहीं ना कहीं इस चीज़ से कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप चाहें जरूर इसको नोट करिएगा। तो पल्लवरम नामक स्थान जो कि प्रेजेंट टाइम में हमारे मद्रास के चेन्नई में है, वहाँ से हमें हस्तकुठार कुल्हाड़ी के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। फिर उसके बाद ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो आपको लोगों को भूलना ही नहीं चाहिए, जो हमारे भीमबेटका और आदमगढ़ है, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। और यहाँ पर आदिमानव के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। आदिमानव के शैल चित्र मतलब यहाँ की जो हमारी गुफाएं हैं, इन गुफाओं के अंदर जो दीवारों पे जो चित्र बने हुए हैं, उन चित्रों से हम ये देख करके आभास लगा सकते हैं कि उस समय पाषाण काल का जो मानव था वो किस प्रकार से रहा होगा, उसकी जीवन शैली क्या रही होगी। बच्चों कभी आप जाइएगा तो देखिएगा वहाँ पर कि भीमबेटका जो गुफाएं हैं, तो उन गुफाओं के दीवारों पर एक जो है मानव एक हाथ में पत्थर लिए हुए और जानवरों की तरफ भागा चला जा रहा है। तो उससे बिल्कुल अंदाज़ा लग जाता है कि उस समय का मानव जो है वो किस तरीके से पत्थर पर डिपेंड था, किस तरीके से पत्थर को जो है अपना औजार बना करके प्रयोग में अपने जीवन की सुरक्षा के लिए इसका प्रयोग करता था। तो वहाँ से उसके हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं। फिर उसके बाद मिर्जापुर, एक हमारे इलाहाबाद के पास में एक जगह है, वहाँ पे सुंदरगढ़ के पास में प्राचीन शैल चित्रों की गुफाएं भी प्राप्त होती हैं, वहाँ से भी इसके साक्ष्य देखने को मिलते हैं। फिर आगे जोगीमारा, झारखंड में स्थित एक जगह है। अब तो ये पहले बहुत सी किताबों में इसको छत्तीसगढ़ दिखाते हैं, लेकिन जोगीमारा झारखंड में एक जगह है, यहाँ पे भित्ति चित्रों के रूप में इसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं। भित्ति चित्रों में उस समय के क्या होता था कि मानव नाट्यशाला के रूप में इसका प्रयोग करते थे। आगे चौथा हो गया जोगीमारा। हाँ, कर्नूल की गुफाएं। कर्नूल की गुफाएं आंध्र प्रदेश, दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश में जो है कर्नूल की गुफाएं मिलती हैं। और याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कोई आपसे प्रश्न करता है कि सबसे पहले उस समय के मानव का जो निवास स्थान था वो कहाँ पे था, तो उस समय मानव का जो निवास स्थान था ये कर्नूल की गुफाएं जो आंध्र में थी, यानी आंध्र प्रदेश में थी। प्रारंभिक मानव का निवास स्थान जो है यहाँ पे देखने को मिलता है, क्योंकि उन कर्नूल की गुफाओं में किताबों में ऐसा मेंशन है। और कहीं भी आप देखिएगा कि वहाँ पे हड्डी, राख इत्यादि जो है पुराने अवशेष हैं, उनके साक्ष्य में प्राप्त होते हैं। आगे एक और चीज़ है डिंडवाना राजस्थान। डिंडवाना राजस्थान से भी जो है हमें पाषाण काल के अवशेष देखने को मिलते हैं। तो बच्चों ये आज पाषाण काल के बारे में मैंने आपको पढ़ाया कि पाषाण काल में मानव का जीवन कैसा था, मानव कितने प्रकार का था, पाषाण काल के अंतर्गत जो है उनका कैसे आधारों का प्रयोग करता था, और पाषाण काल के हमको साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं जिसके आधार पर हम ये अनुमान लगा सकें कि हाँ वाकई में उस समय के मानव का जीवन कैसा था। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे मैंने एक चीज़ देख रखी है कि बेलंग घाटी।
देखिए बेलन घाटी के बारे में बताता हूँ कि बेलन घाटी जो है एक ऐसा स्थान है जहाँ पर पाषाण काल के तीनों, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, तीनों के साक्ष्य मिलते हैं। इसलिए बेलन घाटी को जो है इसको यहाँ पे प्रागैतिहासिक काल की टेक्स्ट बुक के नाम से जाना जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम्स में कि जो है प्रागैतिहासिक काल की टेक्स्ट बुक के नाम से किस स्थान को जाना जाता है, तो बेलन घाटी नामक स्थान को प्रागैतिहासिक काल की टेक्स्ट बुक के नाम से जानते हैं। तो बच्चों जहाँ तक मैंने आपको जो है ये आज स्टोन एज के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया, और स्टोन एज में मैंने अभी आपको देखिए स्टोन एज आपका अभी पूरा नहीं हुआ है। स्टोन एज में मैंने सिर्फ अभी पूरा पाषाण काल के बारे में इतना बताया है। अभी हम जो हमारी अगली क्लास रहेगी वो मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल पे रहेगी, तब जाके आपका जो है ये पूरा पाषाण काल कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद में हम अगले जो चैप्टर सिंधु सभ्यता पे चलेंगे, यानी सिंधु घाटी सभ्यता पे चलेंगे। तो बच्चों कैसी लगी मेरे द्वारा पढ़ाई हुई आप सभी को ये हमारी क्लास पाषाण काल स्टोन एज पे? आप जरूर अपने विचार प्रस्तुत करिएगा। और आप सभी से मेरी यही एक समझ लीजिए, मेरी आप रिक्वेस्ट तो नहीं कहूँगा, बस यही आपसे कहना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आगे शेयर करिए, ताकि ऐसे ही आपको जो है न्यू अपडेट अच्छी से अच्छी वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।